नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट ईवीएस के पेपर 2021 वाले के बारे में कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न आए थे। वैसे आपके सामने प्रश्न उत्तर लिखे होते हैं, बस मेरा काम क्या है कि मार्गदर्शन करना है कि कुछ चीज़ें जो आप समझ नहीं पा रहे थे या आपको आ तो रही हैं कि तो और अच्छा इम्प्रूव करके आपको समझना है, इम्प्रूवमेंट लानी अपने आप में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और मैं विद्यार्थियों को कभी यहाँ फोर्स नहीं करता हूँ कि आप इसको देखो ही सही। अगर आपको पीडीएफ देख के भी चीज़ें समझ में आ जाती है तो कोई बात नहीं, आप वो ले लें, किंतु आपको सफल होना है, ये हमारे चैनल का मोटो है। हमें उद्देश्य ये रखना है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो इसी कड़ी में हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट में सफलतापूर्वक चढ़ाई हासिल किसने की है। तो जब हम ये बिंदु करेंगे ना कि जिसमें भारत के महिला पर्वतारोही पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको मैं ये चीज़ अच्छे से समझा दूंगा कि किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं। तो अभी आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए कि संतोष यादव वो प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांगसुंग की तरफ से भी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है या हासिल किया है। आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडायवर्सिटी डे जो है कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 22 मई को ये मनाया जाता है। और इसका भी मैंने आपको कहा है कि हमारे मेन चैनल डीएलएड एकेडमी पर हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसपे जितने भी प्रमुख दिवस हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ईवीएस से रिलेटेड, उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो घबराइए मत इसको, क्योंकि हम जो हैं जैसे प्रश्न बनते हैं उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये देखें कि हमारे इसमें ये हैं वो हैं, हम बेसिक बेसिक देखेंगे। जिससे प्रश्न पुराने पेपरों में पूछे गए हैं उनसे रिलेवेंट बातें जरूर करनी है हमें। अगला आपके हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किससे हुई। तो इसे अब ऐसे याद रखें कि जिस वर्ष राजस्थान में गंग नहर शुरुआत हो चुकी थी, उसी वर्ष आपके रेडियो की शुरुआत भारत में होती है, वो है आपका 1927। राजस्थान में कौन सी नहर है? गंग नहर। तो गंग नहर से संबंधित एक आंदोलन आपको पढ़ाया जाता है, बीकानेर किसान आंदोलन। तो उसमें गंग नहर से रिलेटेड बातें आती है, तो आप याद रखना 1927 और रेडियो प्रसारण दोनों आपके एक साथ हैं। अभी आपके प्रश्न क्यों आया है? क्योंकि आपके यहाँ एक बिंदु है संचार का। आप जब पढ़ोगे ना इसमें एक आपके ईवीएस में एक बिंदु है संचार और साधन, यातायात के साधन वगैरह, तो उनमें यह बिंदु आ जाता है, इसलिए वहाँ आपको पढ़ाया गया है। जैसे आपको मैं टीवी के बारे में भी बता दूंगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया और किस वर्ष हुआ है, टीवी की खोज वगैरह जो है वहाँ देख लेंगे। तो जैसे रेडियो जो है यह प्रसारण भारत में कब हुआ, रेडियो की खोज किसने की, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, तो बेसिक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये इस प्रकार से चीज़ें काम में करती हैं। आगे आपके सामने प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको मैं चारों जो यहाँ बिंदु दिए गए हैं उनको अच्छे से समझा देता हूँ। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको रात में कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। नाइट ब्लाइंडनेस इस रोग को कहा जाता है। इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक दुर्बलता का शिकार हो जाता है। तीसरा आपके रोग हैं रिकेट्स और पायरिया रोग। विटामिन सी खट्टे फलों की कमी से शरीर में रिकेट्स या पायरिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और दांतों से खून आने लग जाता है। तो आपके विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, या इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, जहाँ हड्डियां बालक की कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी की पूर्ति सूर्य की धूप में बैठकर की जाती है। अब आपको मैं इनके वो भी बता देता हूँ कि रतौंधी रोग को ठीक करने के लिए गाजर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए होता है। आंवला जो है आपके विटामिन सी इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। और धूप जो है सूर्य की रोशनी जो है इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं सौर परिवार से संबंधित प्रश्न। तो ये हम आगे जो हैं एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सौर परिवार के बारे में बात करेंगे। जैसे एक वीडियो बना देंगे विटामिन के ऊपर, जो संतुलित भोजन वाला बिंदु है आपके उसमें बना देंगे, तो उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह उसमें कवर हो जाएंगे। ऐसे हम यहाँ बात कर लेंगे कि सौर परिवार जो हैं इसमें कितने सदस्य हैं, इसके छोटे बड़े ग्रह कौन से हैं, सूर्य के बारे में जो फैक्ट हैं वो, और पृथ्वी के बारे में एक अलग से वीडियो देख लेंगे जिसमें पृथ्वी से संबंधित सभी बातें आ जाएंगी। तो यहाँ बात करते हैं सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह की। अब आप सब जानते हैं कि सूर्य का सबसे बड़ा जो ग्रह है सौर परिवार के अंदर वो है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। और कहा जाता है कि एक बृहस्पति की जो साइज है वो लगभग 1300 पृथ्वियाँ इसमें समा सकती हैं। तो इतनी पृथ्वियों को अगर हम एक साथ मिलाएं तब
एक इकलौता बृहस्पति ग्रह जो है हमारा तैयार होता है, यानी सूर्य का सबसे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है आपके बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह यदि आपसे इस साल पूछ ले तो याद रखें बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। फिर अगला प्रश्न जो पुराने पेपरों में से आया हुआ है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत क्या है। आपने बाल विकास पढ़ा मनोविज्ञान में, वहाँ सिद्धांत इसका उल्टा चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले हम जो हैं सामान्य क्रियाएं करते हैं, फिर विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। ये तो सामान्य से विशिष्ट तो बाल विकास का सिद्धांत है, किंतु विशिष्ट से सामान्य मनोविज्ञान का सिद्धांत है। मनोविज्ञान का मतलब कि पढ़ाने से संबंधित जो विज्ञान है वो वाला। विशिष्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ, विशिष्ट का मतलब होता है यहाँ पे उदाहरण, किसी लिए गए उदाहरण, और सामान्य का मतलब यहाँ हो जाता है नियम। तो जिस विधि में उदाहरण पहले दिए जाते हैं और नियम बाद में उससे सिखाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, या सूत्र निर्माण की जो विधि है वो है आपकी आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत होता है आगमन विधि का, और यह पहले मैंने जो पुराने पेपर करवाए उनमें आपको ये दिया गया है। आगे अगला प्रश्न है रानीखेत रोग किससे होता है, या रानीखेत रोग किस में होता है। ये प्रश्न वैलिड है। तो मुर्गियों में ये रोग पाया जाता है। रानीखेत रोग का शिकार कौन होती है, मुर्गियाँ। तो याद रखें, हम ये बात करेंगे कि रोग जो एक है आपके कि रोग प्रमुख रोग जो है जैसे रेबीज़ वगैरह, एड्स वगैरह, मलेरिया, आपके डेंगू हो गया, तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न इसी टाइप का पुराने पेपरों में भी आ चुका था कि जैविक या अजैविक घटक बताइए। अब यहाँ आपसे कह रहा है कि जैविक घटक बताना है, वहाँ भी आपसे जैविक घटक पूछा था पुराने पेपरों में। तो जैविक घटक का मतलब क्या हुआ कि जो जीवांश जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें श्वसन करना, चलना फिरना वगैरह ऐसी जो योग्यताएं हम जीव जिसको मानते हैं, जैसे पशु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गया, ये आपके जैविक घटकों में आते हैं। इनमें से देखिए पहाड़ निर्जीव हैं, मैदान निर्जीव हैं, नदियाँ निर्जीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं। वह मनुष्यों की तरह श्वसन भी कर पाते हैं, हालांकि चल फिर नहीं पाते, किंतु श्वसन, आपके वाष्पोत्सर्जन वगैरह कई सारी प्रक्रियाएं वो जो हैं प्रकाश संश्लेषण आदि कर पाते हैं। तो ये आपका पौधे क्या हो जाएंगे, जैविक घटक हो जाएंगे। फिर अगला आपके सामने प्रश्न है वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है। यदि कोई पढ़ के भी नहीं जाए ना ये ईवीएस को, तो भी ऐसा कोई नहीं कि वो अपने बेसिक कॉमन सेंस से नहीं कर सकता, कर सकता है। तो उसको क्या करना था, बस कि पॉजिटिव अप्रोच लगानी है कि हाँ यह प्रश्न है और इसमें 4 बिंदु पढ़ने के बाद मुझे पता है कि यह प्रश्न इस प्रकार से होगा। पूछ रहा है कि वनोन्मूलन का क्या दुष्परिणाम है, वनोन्मूलन से क्या जो है चीज़ें होती हैं, या क्या हानियाँ हैं। मृदा अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन बढ़ता है। क्या वनों की कटाई से मृदा का अपरदन बढ़ेगा? हाँ। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो त्वचा आपके मृदा को बांध के रखती हैं, एक जगह सिमेट के रखती हैं, उसको जो है उड़ने नहीं देती है, उसका अपरदन नहीं होने देती। तो ये वनोन्मूलन से मृदा अपरदन होगा। अपरदन में कमी आएगी? नहीं। क्या पेड़ पौधे कटने से अपरदन कम होता है? क्या नहीं होता है, बढ़ता है। वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि, तो वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि तो तब होगी जब वन है, यानी कि ये बात भी आपके उस पॉइंट के हिसाब से गलत है। और वर्षा में वृद्धि, जब वन होगी तो अच्छी वर्षा होगी। तो ये 3 बातें पॉजिटिव हैं और ये एक नेगेटिव बात है जो दुष्परिणाम को दर्शा रही हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कक्षा 10 की जो किताबें चलती थी पुराने आरबीएससी वाली, उसमें एक प्रश्न है कि अफीम जो है किस पौधे से प्राप्त होती है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। ऐसे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पेपेवर सोमनिफेरम, इसको क्या कहा जाता है, पेपेवर सोमनिफेरम। तो यह इसका वैज्ञानिक नाम है, यानी इस पादप को अफीम कहा जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान। आपके अपने जो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये लॉन्च किया था। महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 में, उस दिन से हम स्वच्छ भारत अभियान को या स्वच्छ भारत मिशन को जो है हर साल जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि इसको जो है लगातार इससे जो है भारत में सुधार हुआ है, भारत जो है स्वच्छता की ओर अग्रसर हुआ है। अब आपके सामने प्रश्न है कि एक तरफ रोग और दूसरी तरफ उसके कारक दे रखे हैं। अब आपको पता है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो पहला ऐसा ऑप्शन देखिए, अगर आपको सभी ऑप्शन नहीं याद है ना तो आप ऐसा करके देखें कि कौन सा किससे हो रहा है। तो मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम। तो जिसमें पहले में सी हो वो आपको पहले देखना है। इसमें सी है, ये हो सकता है, इसमें सी ये हो सकता है, इसमें सी हो सकता है, यानी ये सी वाला, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता जिसमें, क्योंकि पहले में ए दे रखा है, यानी ये ऑप्शन तो आपका पूर्णतया गलत है। अब हम देखते हैं आगे की ओर।
जो आपके हैजा रोग होता है, हैजा रोग का कारण क्या है? हैजा रोग का कारण ये है आपके कि एंट अमीबा हिस्टोलिका, तो ये आएगा एंट अमीबा वाला, यानी कि दूसरे चौथे में आना चाहिए आपके डी। चौथे में डी कहाँ पे है? चौथे में, इसमें चौथे में डी है यानी नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चौथे में डी इसमें है, ये भी हो सकता है, इसमें है, ये भी हो सकता है। अब हम जाते हैं अगले। जो टीबी रोग होता है वो ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग जिसमें तीसरे में बी हो वो वाला सही है। तो तीसरे में बी इसमें है क्या? इसमें नहीं है। इस वाले में तीसरे में बी नहीं है, ये नहीं होगा, यानी आपका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। और अमीबेसिस जो रोग हैं वो विब्रियो कोलोरी या कोलेरी जो है इस नामक जीवाणु से होता है। तो यहाँ हमने बात की है कि एक तरफ रोगाणु और दूसरी तरफ उसके रोग कारक दे रखें, तो मैं आपको जो रोग पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से समझा दूंगा। एक भी प्रश्न आपके रोगों से संबंधित गलत नहीं जाएगा, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ये सिंपल प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। यहाँ तो क्या है कि अभी आपने नहीं पढ़े, इस वजह से हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर देख के आंसर बता रहे हैं कि जिसमें जैसे इसमें ये ऊपर वाला है, क्षय रोग में ये वाला है, अमीबेसिस में ये वाला है। मुझे पता है, हम तो टीचर हैं, काफ़ी टाइम से पढ़े भी हैं, और ये खुद पेपर मैंने भी दिया है, क्योंकि 2021 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीएसटीसी के, तो मैंने ये एक्सपीरियंस अनुभव के लिए पेपर दिया था। तो लगभग मेरे 30 में से 25 प्लस प्रश्न राइट थे। अब एग्जैक्टली में मुझे नहीं पता है, बट मैं जो है देख लूँगा कि मेरे कितने सही थे। लगभग 25 से प्लस आंसर सही थे। तो ये सीधे सीधे प्रश्न है, ऐसे कोई नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बर्फ़ अगर क्या कहलाता है? तो नॉर्मल सा शब्द है कि जो आइस रूम होता, आइस आपके हाउस होते हैं, उनको इग्लू कहा जाता है। तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, रेन बसेरा नहीं हो सकता, हरितगृह नहीं हो सकता, बसेरा नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन जो हैं आपने पढ़ रखे, सुन रखे हैं, ये बर्फ़ से हैं बनते हैं क्या? नहीं बनते, तो एक ही ऑप्शन सही निकलेगा ना, इग्लू। छोटा सा सीधा सा प्रश्न था, इसमें तो दिमाग भी कम लगाना था। आगे आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा वैसे तो पाली बनाता है, पाली के बाद जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं वो है आपके नागौर जिला, फिर उसके बाद अजमेर वगैरह बनाते हैं। तो सबसे सर्वाधिक सीमा जो है पाली बनाता था, पुराने जो सिलेबस है उसके अनुसार, तो जो है आपके पाली सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, फिर नागौर है, और नागौर के बाद आपका तीसरे नंबर पर आता है अजमेर। तो यहाँ अजमेर भी है और नागौर ऑप्शन में। तो आप याद रखिए कि इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगा रहा है? तो नागौर लगा रहा है। अब ये कह रहा है कि कपड़ों का समूह जिसे बिना सिले पहन सकते हैं, तो देखना, धोती बिना सिली हुई, साड़ी बिना सिली हुई, पगड़ी, पगड़ी को भी नहीं सिलना पड़ता, ये आ जाएगा। टी शर्ट को जो है सिलना पड़ता है, आपके कुर्ते को सिलना पड़ता है, इधर कमीज को सिलना पड़ता है। तो ये जो हैं कुछ कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो अनुभव के आधार पे, सामान्य सूझबूझ के आधार पे भी किए जा सकते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है, आनुवांशिकता में आपने पढ़ा था, जिन्होंने मटर के उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किए थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पे प्रयोग किए? उद्यान मटर पे किए, जिसे पाइसम सेटाइवम के नाम से भी, एस्टाइवम के नाम से भी जाना जाता है। तो उद्यान मटर पाइसम एस्टाइवम के नाम से जाना गया, जिसके ऊपर प्रयोग किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो वो आपके कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। पूछ रहा है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो एक इसके ऊपर भी अपने को लाना था कि जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं, वो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री कितने हैं? मुश्किल से 4 या 5 हैं। तो वहाँ से यदि प्रश्न आते तो गलत नहीं होगा। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं आपके राकेश शर्मा। कल्पना चावला के बारे में भी बात करेंगे, सुनीता विलियम्स के बारे में बात करेंगे। सुनीता विलियम्स तो वर्तमान में भी जो है चर्चा में है, क्योंकि अभी 24 जून या 21 जून के आसपास उनको वापस धरती पे लैंड करना था, किंतु अभी कुछ कारणवश वो जो है नासा के द्वारा जो भेजे गए विमान है उससे वापस नहीं लौटे हैं। तो सुनीता विलियम्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो थे आपके राकेश शर्मा। अब ऐसा कौन सा किला है जिसे चिड़िया टूक कहते हैं? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना है, जिसे जोधपुर दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? जोधपुर दुर्ग कहते हैं। और इस दुर्ग को बनवाया था आपके राव जोधा ने। किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनाया था। इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि दिवस के बारे में एक वीडियो देख लेंगे, जिसमें सभी जो प्रमुख आए हुए और जो आने लायक प्रश्न हैं उनको करेंगे। अगला आपके सामने प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है आपका टाइलिन। तो टाइलिन जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? लार में। ट्रिप्सिन वगैरह ये जो है आपके लैक्टेज वगैरह
यह सब छोटी आंत और आमाशय वगैरह में पाए जाने वाले आपके एंजाइम हैं जो भोजन के पाचन में सहायक हैं। अब आपके सामने एक संकेत है यातायात का और कह रहा है कि बताइए यह किस प्रकार का संकेत है। जब भी ऐसा सिंबल हो कि एक रास्ता दिया गया है उसके ऊपर ऐसे आड़े डंडे बना रखे हैं जिसका मतलब रेलवे क्रॉसिंग की बात कर रहा है। चौराहा नहीं हो सकता, चार रास्ते नहीं दे रखे, पैदल पार करना ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है। संकरी पुलिया का तो चिन्ह आपको मैंने बताया था कि ऐसे प्रकार से चिन्ह होता है कि आगे से तो खुला हुआ रास्ता और बीच में से संकरा, तो ये नहीं है। तो रेलवे क्रॉसिंग यानी रेलवे को आपको रेलवे जो फाटक है इसको क्रॉस करके जाना है तो वहाँ ऐसी लाइन बनी होती है। समझ जाइए जहाँ आपको संकेत दिखाई दे वह आपकी ये किसको इंगित करता है, बताता है कि रेलवे क्रॉसिंग है। अगला प्रश्न है ऊँटों के देवता कौन है। तो ऊँटों के देवता या ऊँट बीमार होने पे जिसकी पूजा की जाती है वो है आपके पाबूजी। कौन है? लोक देवता पाबूजी, जिनका मुख्य पूजा स्थल है कोलूमंड गांव फलोदी। कौन सा गांव है? कोलू या कोलूमंड गांव फलोदी। वर्तमान में फलोदी जिला बन चुका है तो फलोदी आपको बताना है, कोलूमंड गांव फलोदी। चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। तो ये प्रश्न भी आ जाए ना तो आपको याद रखना है कि चैत्र अमावस्या से संबंधित बात है। आगे आपका प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में बना है। ये तो आपने शुरुआत से पढ़ा होगा किताबों में कि सिंपल सा प्रश्न है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। अगला है रेड डाटा पुस्तक। कक्षा 10 में आपको जैव विविधता के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जैव विविधता में ये प्रश्न आता है कि ऐसे कुछ स्पीसीज या प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनका डाटा रखा जाता है जिस पुस्तक में, उसे लाल आंकड़ों वाली पुस्तक या रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। और यह जो रेड डाटा पुस्तक है उसको जारी करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के संरक्षण का जो संबंधित संस्थान है वह है आपका IUCN। और यह रेड डाटा पुस्तक जो जातियाँ विलुप्त होने की कगार पे उनके लिए ये जो है रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? तो ये जब चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको जब इसमें MCQs वगैरह या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा ना तब आपको समझाऊंगा कि ये जैव विविधता क्या होती हैं, जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्या होते हैं, जैव विविधता के लिए संरक्षित जो संस्थान है वो कौन से हैं, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी सेंटर हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो शब्द हैं आखिर दिया किसने है? तो ये शब्द देने वाले का नाम है WG रोजन। तो रोजन हमारे वो पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया है। अब हमें ऐसे त्यौहार को बताना है कि जो सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो राखी जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली नहीं है, होली आपके कौन से महीने में आती है? अब आपको सब पता है कि साल का अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। तो फाल्गुन माह जो है उसका अंतिम दिवस जो होगा उस दिन होली आपके पौष माघ फाल्गुन में आ जाती है। महाशिवरात्रि वगैरह भी माघ के महीने में है तो ये भी नहीं है। दिवाली भी जो है पूर्णिमा के दिन नहीं मनाई जाती, क्योंकि अगर दीपावली पूर्णिमा के दिन मनाएं तो रात का त्यौहार नहीं होता, वो दिन का त्यौहार होता। पूर्णिमा में तो उजाला होता है, उजाले में तो दिवाली नहीं मनाई जाती है। तो दीपावली आपकी इस महीने में नहीं, रक्षाबंधन श्रावण के महीने में आती हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है सीताबाड़ी का मेला लगता कहाँ है, जिसे हम शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं ना, तो वो लगता कहाँ है? तो केलवाड़ा बारा में लगता है। कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा में लगता है। और ये याद रखिए सीताबाड़ी का मेला आपके तेजाजी के मेले के रूप में भी आयोजित होता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आपको मैंने प्रतीक पढ़ा दिए हैं अच्छे प्रकार से। तो सिंपल सा प्रश्न है कि राज्य वृक्ष बताना है तो राज्य वृक्ष खेजड़ी है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की है, तो आप मेन चैनल DLED एकेडमी पे जाके वो चीज़ देख सकते हैं। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित यानी कि आपका पेंक्रियाज जो है इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है और स्त्रावित नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो अग्नाशय से नहीं निकलने वाला है तो आपके जो रेनिन है ना, जो दूध को पचाने वाला एंजाइम है, यह आपके पाया जाता है आमाशय में। किसमें पाया जाता है? आमाशय। तो आमाशय में पाए जाने वाला है, यानी वो कहाँ नहीं पाया जाएगा? अग्नाशय में। तो जो अग्नाशय में नहीं है आपका पहले ऑप्शन में मिल गया। बाकी लाइपेज हैं, लाइपेज आपके वगैरह इसमें भी पाया जाता है, लार में भी वगैरह में भी। ट्रिप्सिन है, एमाइलेज हैं। तो जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन है वो तो पाया जाता है आपके अग्नाशय में, और जो रेनिन, पेप्सिन है वो पाए जाते हैं आमाशय में। और जो आपके
ऊपर बताया था एक एंजाइम और था जो आपके क्या नाम है उसका, कि इसमें इससे संबंधित है अपने कौन सा था वो, टाइलिन, लार से संबंधित एंजाइम है, तो वो अपन ने देख लिया है। तो यहाँ 4-5 एंजाइम के बारे में हमने बात कर ली है। और अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपको बताया था मैंने, राष्ट्रीय प्रतीकों में गांगेय डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो यहाँ तक के प्रश्न हो चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या मैंने कुछ गलत बोला है तो आप वो बताइए। पीडीएफ आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें ऐसे ही वीडियो जो है आगे बनाते रहना है।